चलिए शांत रहिए, चालू कर दें जी, चालू कर दें। चलिए देखिए, क्रैश कोर्स का भाग 16 है और इससे पहले कल 16 ही चला था, क्या 15 साइंस था और 17 भी आपको साइंस जो बचा हुआ है 70 के बाद, इसके बाद साइंस आ जाएगा। ठीक है, साइंस से आएगा 175 क्वेश्चन टोटल था ना, 154 क्वेश्चन। ठीक है, तो 154 क्वेश्चन में से आपको 75 क्वेश्चन बता दिए और 75 क्वेश्चन आज सेकंड टाइम जब आएंगे तब उसको हम बताएंगे। समझ गए ना। यहाँ पे 16 में क्या है, 16 आपके लिए बहुत खास है क्योंकि वही प्रश्न को इसमें 16 में लिया गया है जो प्रश्न कोई ना कोई एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, मतलब प्रीवियस ईयर प्रश्न को आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि प्रीवियस ईयर प्रश्न क्या होता है। हम प्रीवियस ईयर का डिस्कशन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन सिद्ध करे कि 5 - √3 अपरिमेय संख्या है। 2011 सी, 2015 ए, 2019 ए और 2019 सी, इतना सेट में ये पूछा गया है प्रश्न। ठीक है, आपको ये इंडिकेट करेगा, जो ब्लू कलर के दिखाई दे रहा है इंडिकेट करेगा कि ये प्रश्न कहीं ना कहीं रिपीटेड है। ठीक है, ये प्रीवियस प्रश्न उठाया गया है। तो सिद्ध करना है कि सर 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या। हम लोग के तो पता है कि अपरिमेय संख्या वही होती है जो पूर्णांक में नहीं होती है। ठीक है, तो अपरिमेय तो हम लोग जान रहे हैं कि सर 5 - √3 अपरिमेय है, लेकिन आपको इसको प्रूव्ड करके दिखाना है कि सर 5 - √3 अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम सोल्व करना जब शुरू करते हैं तो क्या लिखते हैं, माना कि P/Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जहां P और Q जो है एक धन पूर्णांक है। ठीक है, मतलब धनात्मक संख्या बोल सकते हैं, धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक है। आपको पहले थोड़ा सा आगे समझाने से पहले ये धन पूर्णांक हम क्यों लिखते हैं ये समझिए। एक होता है नेचुरल नंबर जिसको अप्राकृत बोलते हैं, एक होता है होल नंबर जिसको बोलते हैं आप पूर्ण। यहां लिख देते हैं सर प्राकृत, उसके बाद पूर्ण संख्या, उसके बाद होता है पूर्णांक संख्या। कौन संख्या? पूर्णांक संख्या। इसको जेड से प्रदर्शित करते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ पे? प्राकृतिक संख्या को एन से प्रदर्शित करते हैं, पूर्ण संख्या को डब्ल्यू से और पूर्णांक संख्या को हम जेड से। अच्छा, ये पूर्ण संख्या क्या होती है? तो वैसी संख्या वैसी संख्या जिसका उपयोग गिनती के लिए करते हैं, वैसी संख्या जिसका उपयोग गिनती के लिए करते हैं उसको हम प्राकृत संख्या कहते हैं। अर्थात हम बोल सकते हैं सर गिनती को संख्या को ही तो हम प्राकृत संख्या बोलते हैं, गिनती के संख्या को ही हम क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। जैसे आपके क्लास में जितने सारे स्टूडेंट हैं, हम गिनने के लिए लगाएंगे तो कोई भी जीरो तो शुरू करेगा नहीं। गिनना कहां से शुरू करता है? लोग एक से शुरू करता है। अगर हम बोले कि मेरे पास देखो एक बुक है, ये पेज गिन के बताना है, ये पूरे बुक का पेज गिन के बताना है, तो क्या करोगे? सबसे पहले भाई एक से शुरू, कोई जीरो से शुरू करता है पेज? ये पहला है तो सर पहला। तो प्राकृत संख्या जो होता है वो कहां से शुरू होती है? प्राकृत संख्या एक से शुरू होती है, 1 2 3 4 ऐसे डॉट डॉट चलते रह जाएगा। ये हो गया प्राकृत संख्या। ठीक। पूर्ण संख्या क्या होती है सर? पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या के समूह के पहले अगर शून्य लगा दें, प्राकृत संख्या के पहले यदि हम शून्य लगा दें तो वह संख्या होती है पूर्ण संख्या। मतलब प्राकृत संख्या नहीं, खाली वो शून्य लगा दें। ठीक है, ये संख्या क्या हो गया? पूर्ण संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होता है? तो यदि वैसे समूह, वैसे पूर्ण संख्या का समूह जिसमें प्राकृतिक संख्या के आगे ऋणात्मक लगा दे। तो सर यहां देखिए पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, 0 से 1 2 3 4, इधर आएंगे तो -1 -2 -3 ऐसे चलते रहेगा। ये पूर्ण संख्या होता है। पूर्णांक भी 3 प्रकार की होती है। इसको बोलते हैं हम शून्य पूर्णांक, शून्य पूर्णांक बोलते हैं। ये होता है धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। ये होता है
ऋणात्मक पूर्णांक। अरे बात समझ में, ऋणात्मक पूर्णांक। तो सर हम परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो जिसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हो, p बटा q के रूप में लिख सकते हो उसको परिमेय संख्या, लेकिन p जो होना चाहिए पूर्णांक होना चाहिए। p का होना चाहिए और q भी जो होना चाहिए पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन कभी भी q जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, डज नॉट इक्वल टू जीरो। ई क्या होता है सर? अंश बटा हर होता है। अंश बटा हर में जिसको लिख सकते हैं उसको हम बोलते हैं परिमेय संख्या। जिसे आप अंश और हर में लिख सकते हो उसको क्या बोलोगे? परिमेय संख्या। अब आपसे पूछेंगे बताओ बाबू कि 1.2 क्या प्राकृत संख्या है या नहीं है? 1.2 प्राकृत संख्या है या नहीं? अगर आ गया ऑब्जेक्टिव में बताइए कि सर 1.2 प्राकृत संख्या होता है कि नहीं होता है, क्या बोलोगे? नहीं होगा, क्योंकि 1.2 गिनती में नहीं आती है। एक के बाद दो अगर पेज हम गिनने लगेंगे, आपसे बोलेंगे गिनती करना है, गिनती करना है, गिनना है खाली, तो अगर हम पेज गिनते तो कभी एक के बाद डायरेक्ट हम 2 आते हैं। 1.1 तो बोलवे नहीं करते हैं, 1.2 बोलते हैं हम लोग। दो संख्याओं के बीच अनगिनत संख्या मानते हैं, लेकिन हम गिनती के लिए एक के बाद 2 के बाद 3। तो 1.2 क्या प्राकृत संख्या है? अगर इसके आगे माइनस भी कर देते सर ये नहीं है प्राकृत संख्या, -2 लिख दिए प्राकृत संख्या है। ये भी -2 लिखा गया, ये भी प्राकृत संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि प्राकृत संख्या सर माइनस में नहीं होता है, कभी कोई गिनती माइनस में गिनता है। हम बोलेंगे कि पेज गिन के बताओ तो कोई माइनस से गिनना शुरू करेगा कि -2 -3 हुआ? ऐसे नहीं होता है। माइनस होता है पर प्राकृत संख्या माइनस नहीं होती है। प्राकृत संख्या दशमलव में नहीं होती है और प्राकृत संख्या बटा में भी नहीं होती। 3 बटा जैसे 2 लिख दी, प्राकृत संख्या है नहीं। प्राकृत संख्या गिनती कोई संख्या, पूर्ण संख्या भी सेम होगा, ये नहीं होगा पूर्ण संख्या ना प्राकृतिक संख्या होंगी। पूर्णांक देखिए क्या होता है, पूर्णांक में भी पॉइंट नहीं आना चाहिए, बटा उटा नहीं आना चाहिए। ठीक है, हाँ, माइनस से शुरू होगा, मतलब इन्फिनिटिव माइनस से लेकर के इन्फिनिटिव धनात्मक तक की संख्या को हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या बोलते हैं। तो वही देखिए जहां p और q जो क्या है धन पूर्णांक। सर p और q क्या है? धन पूर्णांक है। अब करेंगे सर कि यहाँ p बटा q बराबर क्या मान लें हम? 5 माइनस √3। क्या करते हैं हम सर? दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। दोनों तरफ हम क्या करते हैं? हाँ, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर यदि हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे बाबू तो p बटा q का स्क्वायर कर देंगे, अब बराबर 5 माइनस √3 का स्क्वायर कर देंगे। तो बोल सकते हैं सर p स्क्वायर बटा q स्क्वायर, यहाँ देखो इसको तोड़े गए तो 5 5 25 माइनस 3 प्लस अब माइनस हो जाएगा 2 गुने 5 गुने √3। तो p स्क्वायर बटा q स्क्वायर बराबर 5 25 और 3 28 माइनस 10√3। ये कोई सहभाज्य गुणनखंड इसका हो ही नहीं रहा है, हो रहा है तो लिख देंगे कि सर अतः p और q का कोई भी सहअभाज्य गुणनखंड नहीं है। सहअभाज्य गुणनखंड नहीं है। हो गया क्लियर? सहअभाज्य गुणनखंड नहीं है। ये प्रश्न को आप बार बार बनाइए ताकि एग्जाम में नहीं छूट सके। ये कई बार रिपीटेड है, आप खुद यहाँ पे देख सकते हैं, 1 2 3 4 बार पूछा गया है प्रश्न। सेकेंड प्रश्न की हम बात करते हैं, ये आपको 2011 में पूछा गया था प्रश्न। कब पूछा गया? 2011 में। 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात कितना होगा? सर 625 के सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड तोड़ो। क्या करो? 625 के पहले भाई लास्ट में 5 रहता है ना तो 3 से लगता है चाहे 5 से। लास्ट में 5 रहता है तो चाहे 3 से या 5 से। तो 3 से नियम क्या होता है? 6 2 8 5 13। 3 से नहीं 5 से ही लगेगा। 5 से लगाएंगे तो भागा देंगे तो 125 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100। फिर 5 से लगाएंगे तो सर 25। फिर 5 से लगाएंगे तो बोल सकते हैं सर 625 बराबर 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5। 5 पे पावर कितना हो गया? हमसे किसका घात पूछा? 5 का घात कितना होगा? तो सर 5 का घात कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न।
द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 का गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करना है। देखिए मूल कौन विधि से निकालना है? गुणनखंड विधि से निकालना है। हम सबसे पहले क्या करेंगे गुणनखंड विधि से निकालने के लिए? सर x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, अगर गुणनखंड विधि से निकालना है तो इसको तोड़ना होगा, गुना करके 10 जोड़ना के यहाँ x स्क्वायर है तो x स्क्वायर रख दो, माइनस 3 लाना है तो हम कितना करें प्लस 5x लिख देते हैं हम, ठीक है। माइनस 5x और प्लस कितना 2x। बताइए सर 5 में से 2 जाएगा तो माइनस 3 बचेगा, 5 और 2 गुना किया तो माइनस 10 भी हो जाएगा, ऊपर से उतार दीजिए माइनस 10। अब 2 भाग में बांटिए, कॉमन लीजिए तो दोनों में क्या मिल रहा है x मिल रहा है, तो x माइनस 5 बच गया। यहाँ पे प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस कितना बच जाएगा 5। बोलेंगे सर एक अंदर से x माइनस 5 और एक बाहर से x प्लस 2, बराबर में 0 लिखते चलाना है, ठीक है। अब मान लीजिए सर उधर हम ले जाएंगे x बराबर तो हो जाएगा प्लस 5 आ जाएगा तो x बराबर माइनस 2। हम बोल सकते हैं सर 5 माइनस 2 हो गया मूल, ठीक है। ये द्विघात समीकरण का मूल कितना हो गया सर 5 माइनस 2। अरे बस समझ में, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है 2019 में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि समांतर श्रेणी 3, 10, 17, 24 डॉट डॉट का कौन सा पद 13वें पद से, बहुत इंपॉर्टेंट है, 13वें पद से 84 अधिक है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझो, उसके बाद आगे बनाना शुरू करते हैं हम। समांतर श्रेणी आपको दे दिया है, कौन सा पद जो है 13वें पद से 84 अधिक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए है, ए कितना दिया हुआ है, प्रथम पद 3 दिया हुआ है। और डी निकालने का फार्मूला बाबू T2 माइनस T1। डी कहने का मतलब सार बनता है, 2 पदों के बीच की दूरी को डी बोलते हैं हम। तो 10 में से 3 जल जाएगा तो 7, डी कितना हो गया। और 13वें पद मतलब आपको T13 निकालना है, क्या निकालना है तो T13 के फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो सर a कितना है 3, n कितना हो गया 13, डी कितना 7, 3 प्लस 13 में से 1 गया तो 12 वर्ष सत्य 84 और 3 13वां पद कितना आ गया। हमसे 13वां पद नहीं पूछा, बोला 13वां पद में क्या कीजिए सर 84 जोड़ दीजिए 84। तो कौन सा पद होगा हमको ये बताइए, कौन सा पद हो। 13वां पद आ गया 87, तो 87 प्लस हो जाएगा 84 कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 171। हाँ 171 आ गया। तो अब बताना है सर 171 जो आया, 13वां पद कितना है बाबू 84 आया। 13वां पद निकाले तो 87, 13वां पद 87। अब बोला अगर इसमें हम 84 जोड़ देते हैं तो और कौन सा पद जो होगा 171, कौन सा पद 171 हो जाएगा। तो बोलेंगे सर ऐसा तो प्रोसेस है ही है कि Tn का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सर Tn कितना है 171 बराबर a का मान वही रखना है आपको, 3 प्लस n का मान आपको नहीं पता, n तो निकालना है आपको। d कितना हो गया 7 हो गया। तो 171 बराबर 3 प्लस गुना किया तो 7n माइनस 7। तो 171 बराबर 3 में से 7 चल गया सर माइनस 4 बच गया और प्लस कितना 7n। अब इधर चला आएगा 171 प्लस 4 बराबर 7n, जोड़ दिए तो 175 बराबर 7n। 7 से 175 कट रहा है, देखिए 25 मरतबे कट रहा है, 25 मरतबे कट गया। तो लिख सकते हैं सर 25वां पद जो होगा, 25वां पद 171 होगा, 25वां पद 171 होगा। हमसे पूछा कि कौन सा पद 13वें पद से 84 अधिक है। तो 25वां पद कौन सा पद, हाँ लिखना है 25वां पद, 25वां पद। आगे बढ़े, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 6x। द्विघात समीकरण आपको क्या दिया 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0 के मूल की प्राकृतिक ज्ञात कीजिए। और मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात भी कीजिए। सबसे पहले सर मूल की प्राकृतिक निकालनी है। इस प्रकार के प्रश्न दे करके आपको क्या पूछता है, मूल की प्राकृतिक निकालिए। तो सर मूल का प्राकृतिक हम कब निकालेंगे, सबसे पहले यहाँ a लिखना होगा, तो a हो जाएगा 2 और b हो जाएगा -6 और c हो जाएगा 3, a b और c। क्लियर है यहाँ पे, a b और
सी। अब देखो बाबू, हम पहले डी निकालेंगे क्योंकि हमसे पूछा गया मूलों की प्राकृतिक बताइए, पहले ज्ञात कीजिए। तो बी स्क्वायर माइनस 4a, सर बी कितना है तो -6 का स्क्वायर कर दीजिए, -4 a का मान 2, 80 का मान 3, -6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, 4 दूनी 8, 8 दिया 36 में से 24 गया 12। इसका मतलब सर प्लस आ गया, क्या आ गया? तो मूल क्या होते हैं? मूल वास्तविक और असमान, वास्तविक और असामान्य होते हैं। जब वास्तविक और असामान्य है तो फिर क्या बोला? मूल भी ज्ञात कीजिए, मूल भी ज्ञात कीजिए। वास्तविक और सामान्य है तो हम लिखेंगे सर फार्मूला जो होता है मूल का -b प्लस माइनस अंडर रूट डी वाई, ठीक है 2a। शॉर्ट में क्यों अच्छा डी का लगाएं सर? बी स्क्वायर माइनस 4a से कहने लिखे तो भाई उसका वैल्यू हम निकाल चुके तो कहा लिखने की जाए? अरे बात समझे, हम डी इसीलिए लिख दिए, यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4a से लिख सकते थे और फिर रखते मान तो यही ना हल हो गया था अंदर में। तो यहाँ देखिए -b प्लस 3 हो जाएगा प्लस 6 प्लस माइनस डी का मान 12/2 गुने ए का मान 2। तो सर 6 प्लस माइनस इसका तोड़ेंगे बाबू 12 के तो कितना हो जाएगा? 2√3 और 2 दूनी 4, बोलेंगे सर 6 प्लस 2√3 और बटा में यह कॉमन ले लो, यहाँ पे ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा ऊपर में। तो सर दोनों में तो 6 है 2 है तो हमें 2 मिल ही रहा है, तो यहाँ बच गया 3 और प्लस माइनस √3 और बटा में कट गया 2 मरतबे, तो क्या बच गया? 3 प्लस √3/2 एक बार प्लस में और 3 माइनस √3/2 एक बार माइनस में, एक बार प्लस में और एक माइनस में। कहा अगर अस्तित्व में है तभी आपको ज्ञात करना है सर आगे के मूल, ठीक है। अगर अस्तित्व में नहीं होता तो यहीं पे हम रोक देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपको जो है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1, -1.1 कॉमा देना चाहिए सच में 1,7, ठीक है, और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है और ये कई बार रिपीटेड प्रश्न है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे देखेंगे सर सोल्व करेंगे तो 2 बिंदु है, एक के नाम है ए और दूसरा के नाम रख देते हैं हम बी, ए और बी। ए दिया हुआ है सर -1,7 और बी दिया हुआ है 4,-3 दिया हुआ है। अंतर विभाजित कितना करता है? 2:3 में। अगर इसको हम लिखेंगे सर ए का निर्देशांक हो गया -1,7 और उसके बाद बी का निर्देशांक की बात करेंगे तो बी के निर्देशांक कितना हो जाएगा? 4,-3। बोलेंगे सर x1 का मान जो हो जाएगा -1, x2 का मान हो जाएगा 4। ये देखिए x1 का मान होता है, ये x2 का मान होता है, ये y1 का मान है और y2 का मान है, ठीक है। अब m1 का भी मान दे दिया आपको अनुपात में 2 और m2 का मान हो गया 3। हमको निकालना है क्या कि किस अनुपात में विभाजित करते, किस अनुपात में विभाजित करते। तो बोलिए फार्मूला, यहाँ सी मान लेते हैं, सी का निर्देशांक लिख देते हैं डायरेक्ट हम। सी का निर्देशांक फार्मूला आपको हम बताए थे m1 प्लस बटा m1 प्लस और उसके बाद m1 y2 प्लस m2 y1 और बटा m1 प्लस m2। अच्छा mn भी मान सकते थे यहाँ पे। m1 का मान कितना है और x2 का मान 4 प्लस m2 का मान और x1 का मान और बटा 2 प्लस 3। m1 का मान कितना 2 और y2 का मान -3 दिखाई दे रहा है। काव का नहीं पड़ेगी तो नहीं, घरे से बतिया के कहने तो नहीं आती है रे।
बतियाना रहे क्लास में नहीं बतियाइए, घरे पूरा बतिया होती है कॉल कीजिए, यहाँ दिक्कत हो जाएगा। अब लास्ट बच रहा है आपके पास 15-20 दिन 30 दिन समय बच रहा है, उसको भी गवा दीजिएगा। एक m2 का मान 3 और गुने y1 का मान 7 और फिर 2 + 3 ब्रैकेट बंद कर दीजिए। गुना कीजिए बाबू, ब्रैकेट को अंदर पहले गुना करो तो सर 4 दूनी 8 और -3 + 5, यहाँ देखिए -6 और +7 21/5, घटा दिए तो 5 और इसको घटाएं तो 15/5, काट दीजिए सर, ये होना जाएगा, काट दीजिए 3 आ जाएगा। हो गया। कितना अनुपात में विभाजित करेगा? 1:3 में इसको क्या कर देगा? विभाजित कर देगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, आप देख सकते हैं कौन कौन सी में पूछा गया है प्रश्न। cos स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री के मान निकालना है। तो सर यहाँ पे आगे 2 है तो 2 रहने दीजिए, और tan 45 का मान होता है 1 और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, प्लस cos 30 का मान होता है √3/2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, माइनस sin 60 का मान होता है √3/2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और 2 से गुना कर देंगे तो सर 2 ही आ जाना है। √3 का स्क्वायर करेंगे तो इसका और फिर इसका 3/4, सेम है, ये तो कट ही जाएगा ना सीधा सीधी, तो बच गया आंसर 2 खाली। ठीक है, इसका आंसर कितना बच गया? 2 बच गया। हो गया क्लियर? चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। आपको सिद्ध करके लाना है LHS बराबर RHS, RHS बराबर LHS। हम बताए थे कि जब इस टाइप के प्रश्न आपको एग्जाम में कभी मिल जाए तो कुछ मत कीजिए, परिमेयकरण कर दीजिए। सर 1 + sin A और 1 - sin A और गुने में 1 माइनस यहाँ तो प्लस कर दो sin A और बटा 1 + sin A, क्योंकि हम इसको ऐसे किए काटेंगे तो फिर यही बच जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। अब 1 + sin A ऊपर भी है, 1 + sin A गुना करेंगे सर 1 + sin A का होल स्क्वायर हो जाएगा, sin A का होल स्क्वायर, बट यहाँ गुना करेंगे बाबू तो 1 स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर ये हो जाएगा। इस पर रूट है तो रूट रहने देना, अभी रूट नहीं खत्म हुआ है। अब देखेंगे सर क्या बच गया यहाँ पर ही, तो 1 + sin A का होल स्क्वायर, अब बटा इसका फार्मूला होता है cos स्क्वायर A। अगर वर्गमूल निकालेंगे, रूट को खत्म कर देंगे तो बचेगा, देखिए यहाँ पे 1 + sin A बटा cos A। अब इसको अगर अलग करना चाहेंगे तो सर 1 बटा cos A गुने, अच्छा प्लस है बीच में, प्लस है sin A बटा cos A। इसका फार्मूला होता है बाबू sec A, इसका फार्मूला tan A। हमें यही लाना था RHS बराबर LHS, तो हम इसको लेकर के चल आए कि sec A + tan A। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप। नेक्स्ट प्रश्न में क्या है कि सर tan 60 डिग्री बटा sin 60 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री का मान निकालना है आपको। कुछ नहीं करना है, आपका मान इसमें रख देना है, सिर्फ क्या करोगे, खाली मान रख देंगे। तो देखो मान कैसे रखाएगा सर, tan 60 का मान कितना होता है जी? √3 होता है। चलिए तो √3 रख दिए, हम डायरेक्ट बना रहे हैं, कोई दिक्कत। यहाँ पे sin 60 का मान √3 बटा cos 30 का मान 1/2। सर अभी ऊपर में उसको रहने दीजिए और हम लोग नीचे बना लेते हैं इसको। LCM लेंगे नीचे तो √3/2 होता है। चलिए हो गया √3/2। 2 LCM लिए तो सर √3 + √3, ठीक है, √3 + √3 हो गया। और आगे की बात करते हैं तो ऊपर में √3/1 और नीचे का √3 जोड़ेंगे तो 2√3 और बटा में 2 है ना। अब यहाँ पे बोलेंगे सर √3/1 गुने 2/2√3, 2 से 2 कट गया, √3 से √3 कट गया,
आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, हम बताए थे इसमें x का मान निकालना है। क्या करना है? x का ऐसा करेंगे सर, AD बटा BD बराबर AE बटा EC। AD का मान कितना है? x, BD का मान बराबर इसका मान 34, इसका मान 17 दूनी, यहाँ तीसरा तीसरी गुना करते 16 दूनी 32। तो हमसे किसका मान पूछा? x का मान 32 हो गया। यहाँ देखिए नेक्स्ट प्रश्न जो आपका है कि यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है, एक त्रिभुज है जो समरूप है ABC, समरूप त्रिभुज PQR समरूप है, ये दोनों त्रिभुज, और त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है सर कि इसका 121 है क्षेत्रफल और इसका 169 है। तो हमसे पूछ रहा है कि सर BC और QR बताना है, B से C बताना है और QR बताना है। हम लोग को पता है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। तो सर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल को होता है QR का स्क्वायर, QR का। ऐसे भी बोल सकते हैं सर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर और त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। क्लियर है यहाँ पे? अब हमको क्षेत्रफल दिया है सर ऊपर में 121 और नीचे दिया है 169, अब बराबर BC स्क्वायर बाई QR स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, तो इसको रूट को इधर कर दें, ये ऐसे भी कर सकते हैं सर, 121 को तोड़ेंगे तो 11 का स्क्वायर हो गया और 169 जो है 13 का स्क्वायर हो गया, बराबर BC स्क्वायर बाई QR स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर काट दीजिए, नीचे से ऊपर से ऊपर, नीचे से नीचे काट दिए तो बच गया यहाँ पे 11 बटा 13 बराबर BC बटा QR। बोलेंगे सर 11:13 हो गया बराबर BC अनुपात QR। हमसे किसका पूछा? BC अनुपात QR। 11 अनुपात आंसर कितना हो गया? 13 हो गया। क्लियर है? आगे बढ़े। तो यहाँ पे देखना है, और आज का लास्ट प्रश्न सब इजी प्रश्न था, कोई हार्ड प्रश्न है नहीं। 12 प्रश्न लिए थे, 12 प्रश्न हो गया ना, ये 12वां प्रश्न चल रहेगा। तो दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है और इनके भुजा का अनुपात पूछ रहा है। सेम है कि दो समरूप त्रिभुज है जिसका नाम है ABC, और दूसरा समरूप त्रिभुज जो बना रहे हैं इसके समरूप PQR। सर इसका जो है 25 है और इसका कितना है 64। हम लोग को पता है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर भुजा लिख देते हैं, नहीं भुजा का स्क्वायर, हम BC उसी कोई जरूरत नहीं, भुजा का स्क्वायर। यहाँ बोलेंगे सर त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना है 25 है, इसका कितना है 64 हो गया, बराबर भुजा का स्क्वायर बटा भुजा का स्क्वायर। तो सर यहाँ भुजा का 25, 5 का स्क्वायर कर दें 25 और 8 का स्क्वायर कर देंगे तो 64, भुजा स्क्वायर बटा भुजा स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर काट दो तो कितना हो जाएगा 5:8 बराबर भुजा अनुपात भुजा। मतलब अनुपात के बाद कहेगा सर तो बोल देंगे आप 5:8 हो गया। कितना हो गया 5:8 हो गया। ठीक है, टोटल प्रश्न आपका क्लियर हो गया इसमें, और जितना सब था प्रीवियस ईयर के प्रश्न है। सेकेंड टाइम आ भी सकते हैं, सेकेंड टाइम आज नहीं भी आ सकते हैं, कहते अभी तुमको खराब राती से चल रहा है, समझ गए।
कल आएंगे उसके लिए, टाइम के लिए अभी दोबारा। जब तक टाइम चेंज नहीं करते तब तक किसी समय आते रहेंगे, हम मैनेज करेंगे क्लास तब ना टाइम चेंज होगा। समझ गया? टाइम के लिए मैनेज करके अलग से निकाला जाएगा टाइम। अगर 1-1.5 घंटा में स्थिति ठीक रहा तो साइंस आएगा आज, ठीक है।